नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनिका इंस्पेक्टर अब्बास से मिलने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट में चली गई थी। वहां पर अनिका जाके देखती है कि वहां पे भूमिका और निखिल वहां पर पहले से ही मौजूद थे, इसलिए अनिका सीधे ही जाकर इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में चली जाती है। वहां जाने के बाद अनिका इंस्पेक्टर अब्बास से बात करती है। इंस्पेक्टर अब्बास वहां पर अनिका से पूछते हैं, अनिका मैंने तुम्हें जो डीएनए दिया था उसका क्या रहा? अब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास को बताती है, सर मैंने उस डीएनए को अपनी एक किसी सहायक डॉक्टर को उसके हवाले कर दिया है। अब वो इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है। जैसे ही हमें उस डीएनए के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं जल्द से जल्द आपको इसके बारे में इत्तला दे दूंगी। इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका की इस होशियारी पर और उसके काम पर उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, अनिका मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि इस केस को केवल तुम ही सोल्व कर सकती हो और मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार भी हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर अनिका अब बस एक छोटी सी स्माइल देती है और वह कहती है, यह आखिर हमारे देश के लिए और मेरे देश के लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज बनते हैं। यहाँ पर मैं किसी को ना देखते हुए मैं बस अपने देश को इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से बचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये लोग इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ह्यूमंस के ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी हितकारी नहीं है। मैं बस इसलिए यहाँ पर इस केस में आप सबके साथ इन्वॉल्व हूँ। तभी अनिका अब्बास से कहती है, ओके सर, मैं एक बार जाकर भूमिका और निखिल से भी मिल लेती हूँ, आखिर उनके पास क्या अपडेट है। तभी अनिका इंस्पेक्टर अब्बास को बाय बोलकर उनके कैबिन से निकल जाती है। जब अनिका भूमिका के कैबिन तक जाती है तो अनिका देखती है कि भूमिका के कैबिन में निखिल भी वहीं पर मौजूद था। अनिका भूमिका के कैबिन के बाहर से नॉक करती है। जैसे ही नॉक की आवाज़ आती है भूमिका कहती है, कम इन। अनिका जैसे ही अंदर जाती है तो भूमिका देखती है कि अनिका उसके कैबिन के बाहर खड़ी थी। जैसे ही अनिका अंदर कहती है तो भूमिका कहती है, क्या है अनिका, तुम्हें भी मेरे कैबिन में आने के लिए ऐसे नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी भी टाइम कैसे भी आ सकती हो। तभी अनिका निखिल की तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहती और वो इशारे में कुछ इशारे करती है। अनिका के इशारों को देखकर अब भूमिका भी समझ जाती है कि आखिर अनिका ने नॉक क्यों किया होगा। तभी भूमिका ऐसे ही थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करती है। तभी अनिका माहौल को ठीक करते हुए कहते हैं, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इस केस पर काम कर रहे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली? तब भूमिका कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं। तब अनिका निखिल की तरफ देखती है तो निखिल के पास भी अभी तक कोई भी इस केस के बारे में कोई भी लीड नहीं मिली थी। तब अनिका भूमिका से कहती है, भूमिका मुझे लगता है जब मैंने ये डीएनए की रिपोर्ट प्रीति के पास भेज दी है, जब तक इसके बारे में हमें कुछ भी पता चलता है तब तक मुझे लगता है हमें इसे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक बार वहां पर देख लेना चाहिए। तभी भूमिका को भी अनिका का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और साथ के साथ अनिका निखिल को भी कहती है, निखिल जहां तक हो सके जितना भी हो सके तुम उसके हॉस्पिटल के जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हैक करो और वहां देखो कि आखिर वहां पर बेसमेंट में आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है। हो सकता है अगर हम फिजिकली वहां पर उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारे जाने से पहले ही वहां पर सारा काम रोक दिया जाए या हमारे हाथ से कोई भी तथ्य वहां से छूट जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम उस हॉस्पिटल के सभी सर्विलांस को हैक करो और पता लगाओ कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। निखिल भी अनिका की इस बात से एग्री करता है और निखिल भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब अनिका माहौल को थोड़ा ठंडे करते हुए अब अनिका कहती है, चिल गाइज, हमें काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी देखना है। अनिका की ये बात सुनकर भूमिका कहीं ना कहीं समझ आती है कि अनिका कहना क्या चाहती थी। इससे पहले भूमिका कुछ कहे तभी अनिका कहती है, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम दोनों को भी अब अपने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी तक भूमिका ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया था कि वो निखिल के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहती है या नहीं। कहीं ना कहीं उसका दिल इस चीज़ के लिए गवाही तो दे रहा था। भूमिका अब तक निखिल के बारे में सब कुछ जान चुकी थी क्योंकि पिछली बार जब भूमिका उसे अपने साथ बाहर लेके गया था तो वह उसे उसी के दोस्त के घर लेकर गया था जिसकी मौत कहीं ना कहीं निखिल की वजह से ही हुई थी। वहां पर सारी बातों को मद्देनजर देखते हुए अब कहीं ना कहीं भूमिका के दिल ने निखिल को माफ़ कर ही दिया था, लेकिन अभी तक उसके बारे में उन दोनों की कोई भी बातें नहीं हुई थी।
निखिल भी कहीं ना कहीं अभी तक इसी बात का इंतजार कर रहा था कि सामने से भूमिका ही शायद इस बात को एक्सेप्ट करे। तभी भूमिका अनिका की बातें समझ जाती है और वो अनिका को कहती है, ओके अनिका, आई थिंक अब हमें काम पर लग जाना चाहिए। इन सब फालतू की बातों के लिए हमारे पास अभी बहुत ही वक्त है। ये सब कहते हुए भूमिका कहती है, ओके भूमिका, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। शायद प्रीति के पास भी अब तक उसे डीएनए की कोई ना कोई तो अपडेट होगी। मुझे जल्द से जल्द उसके बारे में पता करना है। उसके बाद ही हम इस केस के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक बात, तुम्हारे जितने भी कलीग्स हैं जो तुम्हारे विश्वसनीय है, मेरी राय है कि तुम उन्हें भी अपनी टीम में शामिल करो। तभी भूमिका कहती है, हाँ अनिका, मैंने पहले ही अपने सभी विश्वसनीय साथियों को अपनी इस टीम में शामिल कर लिया है, जैसे कि अर्जुन सिंह, छठी इंद्री, ये सब मैंने अपनी टीम में पहले से ही शामिल कर रखे हैं। अनिका भूमिका से बात कर ही रही थी, तभी अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। अनिका जैसे ही अपने फ़ोन को निकालकर उस मैसेज को देखती है, तभी वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि प्रीति का ही भेजा हुआ था। प्रीति ने वो मैसेज लिखा था, ऑल वर्क इज़ डन। तभी अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो समझ जाती है कि प्रीति ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अनिका के चेहरे को देखते हुए अब भूमिका कहती है, क्या बात है अनिका, किसका मैसेज है? तुम्हें एकदम से ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो? तभी अनिका कहती है, बस कुछ नहीं, क्योंकि मुझे प्रीति के ऊपर जितना विश्वास था, प्रीति उससे भी ज़्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। मैंने नहीं सोचा था कि प्रीति इस डीएनए को इतनी जल्दी से सॉल्व कर लेगी। अभी अभी प्रीति का ही मैसेज आया है और शायद उसने उस डीएनए के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, इसलिए उसने मुझे मैसेज पर अपडेट किया है। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पता करना है कि आखिर कौन है ये लोग जो इंसानों की जिंदगियों के साथ ऐसे खेल रहे हैं। तभी अनिका निखिल और भूमिका को वहाँ से अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाती है। सिगरेट अंडरग्राउंड में अभी भी सौम्या सिगरेट अंडरग्राउंड में ही कैद थी। वो यहाँ पर बस अपने बचे हुए दिनों को गिन रही थी। या सौम्या के मन में यहाँ तरह तरह के विचार आ रहे थे कि आखिर अनिका अब उसके साथ क्या करने वाली है। अगर विशु सच में ठीक हो गया तो विशु उसको क्या सजा देगा। इन्हीं सब विचारों के बीच में सौम्या यही सब सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि सौम्या को सिर्फ एक ही विश्वास था कि दमयंती देवी उसे किसी न किसी हाल में यहाँ से बचा लेगी। अब तक वो दमयंती देवी के सहारे पर ही इस सिगरेट अंडरग्राउंड में कैद थी और इसलिए वो अब तक अपने एटीट्यूड में थी, लेकिन अब उसके पास यहाँ पर उसे छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं था। या तो ये कह सकते हैं कि अब सौम्या की वो उम्मीद भी टूट चुकी थी। हालांकि सौम्या अब अनिका का पूरा साथ देने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी दमयंती के सरेंडर करने के बाद अब सौम्या को भी एक बात समझ आ चुकी थी कि अब अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ अनिका, और कहीं ना कहीं वो अनिका का साथ देकर वो यहाँ से अपने आप को बचाना चाहती थी। लेकिन तभी सौम्या को अनिका की वो बात याद आ जाती है कि तुम्हें पनिशमेंट मैं नहीं दूंगी, तुम्हें विशु पनिशमेंट देगा, क्योंकि उसके गुनहगार तुम हो, इसलिए तुम्हें सजा भी सिर्फ विशु ही दे सकता है, बल्कि मैं नहीं। अनिका की कही हुई इन्हीं बातों का विचार करने के बाद एक बार सौम्या के मन में फिर से बेचैनी आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सौम्या भी अपने किए हुए पर बहुत ही गिल्टी महसूस कर रही थी। क्यों अब सौम्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से विशु को फेस कर सके, क्योंकि आज तक सौम्या ने विशु के साथ जो कुछ भी किया था, उसने विशु को अपना भाई बताया था समाज के सामने, लेकिन उसने इस रिश्ते को भी एक बहुत ही कलंकित कर दिया था। इसलिए अब सौम्या कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो विशु के सामने ना आए तो वही अच्छा होगा। इधर दूसरी तरफ जैसे ही अनिका सीक्रेट डिपार्टमेंट से निकलती है तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। तभी वो अनिका अपना फ़ोन उठाती है और प्रीति को कॉल करती है। प्रीति को कॉल करने के बाद प्रीति दूसरी तरफ से फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ अनिका दी। तभी अनिका कहती है, क्या रहा प्रीति, क्या तुमने डीएनए की रिपोर्ट्स पूरी तरह से देख ली है? क्या तुमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है? तभी प्रीति कहती है, हाँ दी, मैंने उसके बारे में सारी स्टडी कर ली है और मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट निकाल कर आपको सेंड करने ही वाली थी। तभी अनिका कहती है, प्रीति ये डाटा हमारे लिए बहुत ही
गोपनीय है, इसलिए जहाँ तक मुझे पता है हमें इसको ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए। तभी अनिका प्रीति को कहती है, प्रीति मैं जल्दी से मारवा हाउस के लिए निकल रही हूँ, जहाँ तुम भी जितना जल्दी हो सके इस रिपोर्ट को कलेक्ट करके तुम मुझे सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाकर मिलो। अनिका की ये बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रीति भी इस बात से एग्री करती है, क्योंकि जब प्रीति ने इस रिपोर्ट के बारे में सारे डाटा कलेक्ट किए थे तभी ही प्रीति इस बात के बारे में समझ सकी थी कि ये रिपोर्ट कितनी गोपनीय रखी जानी है। प्रीति भी अब अनिका की बात में हाँ भरती है और हॉस्पिटल से अब प्रीति भी मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। इधर अनिका भी अब तक मारवा हाउस के लिए निकल कर पहुँचने ही वाली थी। जैसे ही वो मारवा हाउस के बाहर पहुँचती हैं तो वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आता है और गेट को खोलता है। अनिका जैसे ही अंदर आती है, क्योंकि अनिका काफ़ी स्पीड से आई थी, वो जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट के बारे में पता करना चाहती थी। तभी एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो आकर उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अनिका अपनी गाड़ी को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से अंदर के लिए निकल जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड अनिका को इतनी हड़बड़ाहट में जाते हुए देखकर थोड़ा सा तो हैरान हो जाता है, लेकिन अभी वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी को अंदर पार्किंग में लगाकर और चाबी को वहीं पर कलेक्ट कर लेता है। अनिका जल्दी से मारवा हाउस जाके अपने कमरे में जाती है। कमरे में जल्दी से अनिका अपने हाथ पैर मुंह को धोकर वो जल्दी से सीक्रेट अंडरग्राउंड के लिए निकल जाती है अपने कमरे में से ही। अनिका वहां पर जाकर देखती है तो प्रीति वहां पर पहले से ही पहुंच चुकी थी। अब प्रीति अनिका को देखते ही ग्रीट करती है और अनिका भी कहती है, हाँ प्रीति कैसी हो तुम। प्रीति कहती है, मैं ठीक हूँ अनिका दी। तभी अनिका कहती है, ग्रेट, वैसे क्या रहा इस रिपोर्ट्स में। तभी उस रिपोर्ट्स को एक लिफाफे में डाल के, क्योंकि प्रीति उस रिपोर्ट्स को एक लिफाफे में डालकर लाई थी, इसलिए प्रीति उस लिफाफे को अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये काफ़ी ही कॉन्फिडेंशियल है। मुझे इसके बारे में जहाँ तक मुझे जो समझ आया मैंने वो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्योंकि प्रीति को संदेह है कि यह एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा है जहां पर मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिन परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रयोग सफल होगा। अगर इस प्रयोग को हमें रोकना है तो कैसे रोकना है। प्रीति ने सब विचारों के साथ अनिका को वो रिपोर्ट सौंप देती है। अनिका भी जल्दी से प्रीति के हाथ से उस लिफाफे को पकड़कर उस रिपोर्ट को खोलकर देखती है तो अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। एकदम से अनिका की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। एकदम से अनिका पूरी तरह से हिल जाती है। अनिका के फेस को ऑब्जर्व कर रही प्रीति जैसे ही अनिका की इस हालत को देखती है तो कहीं ना कहीं उसको भी अनिका के लिए चिंता होती है। फिर वो अनिका को संभालते हुए कहती है, क्या हुआ अनिका दी, क्या आप ठीक हैं। अनिका प्रीति को देखते हुए कहती है, हाँ प्रीति मैं ठीक हूँ, क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ था जिस पर किसी को भी विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल था। अनिका की ऐसी हालत देखकर कहीं ना कहीं अब प्रीति भी अपने मन में विचार करने लग जाती है, क्योंकि जब प्रीति ने इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया था तो कहीं ना कहीं प्रीति की भी ऐसी हालत हुई थी। प्रीति ने जब उस व्यक्ति के डीएनए की गहराई से जांच करने के बाद पाया कि उसके जीनोम में जानवरों के कुछ जीन जोड़े गए हैं। इन जीनों के सक्रिय होने से उसके व्यवहार में जानवरों जैसी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं और उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। यह एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा प्रतीत होता है जहाँ मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिन परिवर्तन किए जा रहे हैं। प्रीति को संदेह है कि यह प्रयोग किसी गुप्त संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है जो मानव जाति के भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। प्रीति को भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है, मानवता के साथ कौन इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए प्रीति ने भी अपने विश्लेषण की गई डीएनए रिपोर्ट को अपनी अनिका तक सुरक्षित और गोपनीय तरीके से पहुंचाना ही ठीक समझा। इसलिए उसने पहले ही अनिका को इसके बारे में मैसेज करके पहले से ही आगाह कर दिया था। हालांकि प्रीति इस रिपोर्ट्स को किसी भी ईमेल्स या किसी सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज के द्वारा अनिका को भेज सकती थी, या वो किसी वीडीआर का वर्चुअल डाटा रूम का उपयोग करके इस रिपोर्ट को अनिका तक भेज सकती थी, जिसमें क्योंकि यदि रिपोर्ट अत्यधिक संवेदनशील है तो शेयर वैलेट जैसे वर्चुअल डाटा रूम का उपयोग करके वो इन दस्तावेजों के एक्सेस को नियंत्रित करने और डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग को प्रतिबंधित करने वाले वीडीआर के थ्रू इस रिपोर्ट को भेज सकती थी।
लेकिन प्रीति ने एक अत्यंत संवेदनशील और चौंकाने वाली डीएनए रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे वह अपनी मार्गदर्शिका दी अनिका को सीधे मिलकर ही अब साझा करना ही सही समझती है। और दूसरी तरफ से अनिका ने भी प्रीति को मिलकर इस रिपोर्ट को देने की बात कही थी, इसलिए प्रीति इस रिपोर्ट को खुद लेकर आई थी। इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे निष्कर्ष हैं जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरे प्रभाव डाल सकते थे। ऐसे में प्रीति को यह जानकारी साझा करने के लिए एक रणनीतिक और सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना था। इसलिए ही प्रीति ने अनिका को पहले से ही सूचित कर दिया था कि उसके पास एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी है, जिसे व्यक्तिगत रूप से साझा करना ही ठीक रहेगा। इसलिए इससे अनिका मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रीति ने इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया था तो कुछ देर के लिए तो प्रीति का भी मानसिक संतुलन कुछ देर के लिए एकदम से ही खराब हो गया था, क्योंकि प्रीति को भी इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनिका अब कुछ देर बाद एक चेयर पर बैठ जाती है। उस चेयर पर बैठने के बाद जब अनिका को कुछ बेटर फील होता है, तब अनिका फिर से प्रीति से पूछती है। अब अनिका प्रीति से पूछती है, प्रीति जो भी कुछ तुमने ये विश्लेषण किया है, जो भी तुमने ये डाटा कलेक्ट किया है, क्या तुम पूरा श्योर हो कि ये 100% ठीक है? तभी प्रीति कहती है कि इसमें कोई भी शक नहीं है अनिका दी, क्योंकि मैंने ये खास अपनी ही निगरानी में ये कंप्लीट किया है। क्योंकि अनिका को भी प्रीति पर पूरा ही विश्वास था, इसलिए अनिका ने ही प्रीति को ये डीएनए विश्लेषण करने का कार्य सौंपा था। अब प्रीति अनिका को बताती है कि जैसे ही उसे पता चला कि ये उस व्यक्ति के जीनोम में जानवरों के कुछ जीनोम जोड़े गए हैं, इन जीनों के सक्रिय होने से ही सभी व्यक्तियों के व्यवहार में जानवरों जैसी प्रवृत्तियां दिखाई देती है और उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं, और इसीलिए ये सब इंसान जानवरों की तरह ही व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि इन आदमियों के जीनों को कहीं ना कहीं जानवरों के जीनों के साथ जोड़ा गया है। अब अनिका उस रिपोर्ट को और भी आगे तक पढ़ती है और दोबारा से पढ़ती है, और वो कहती है और प्रीति से पूछती है कि यह कैसे संभव है। तभी प्रीति ने उन्हें बताया कि यह एक गुप्त प्रयोग का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिन परिवर्तन किए जा रहे हैं, यह प्रयोग किसी संगठन द्वारा संचालित किया गया है जो मानव जाति के भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे या तो उस संगठन का अपना कोई फायदा है, या वो इस मानव जाति को ही अपने नियंत्रण में करना चाहता है, ताकि वो इस मानव जाति से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करवा सके। प्रीति की बात सुनकर अब अनिका कहीं ना कहीं ये समझ जाती है आखिर ये काम क्यों हो रहा होगा। कहीं ना कहीं अब उसे इस केस में यही लग रहा था कि जो उसका नया दुश्मन है, हो सकता हो कहीं ना कहीं इसका संबंध उसी से हो, क्योंकि शायद अनिका को झुकाने के लिए वो ये सब रणनीतियाँ अपना रहा हो, जिससे वो जल्द से जल्द अनिका से उस V16 पावर ड्रग को पा सके, या ये अमृत कहे जाने वाला इस ड्रग को हासिल कर सके। कहीं ना कहीं अब अनिका को इस चीज़ के ऊपर शक होने लगा था। प्रीति के मन में एक सवाल आता है। अब प्रीति अनिका से पूछती है, अनिका दी मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे पूछूं? तभी प्रीति को देखते हुए अनिका कहती है, हाँ प्रीति, तुम्हारा जो क्वेश्चन है तुम ये पूछो। अब प्रीति अनिका से पूछती है, ये तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर इन इंसानों के बीच में किसी जानवर के जिनों को डाला जा रहा है, ताकि ये इंसान भी जानवरों की तरह ही व्यवहार करे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि प्रीति की इस बात का आंसर कहीं ना कहीं अनिका समझ चुकी थी, लेकिन अनिका ने अब इस बारे में कुछ भी बात करना सही नहीं समझती, और वो इस सवाल का कोई भी आंसर नहीं देती। अनिका को चुप देखते हुए कहीं ना कहीं प्रीति भी कुछ पल के लिए हैरान हो जाती है, और अब वो प्रीति भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। प्रीति को चुप होते हुए देखकर अब कहीं ना कहीं अनिका प्रीति के सवालों को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए वो प्रीति को इस केस के बारे में अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। अब वो प्रीति को कहती है कि जिन थेरेपी में विशेष जिन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि कोशिकाओं के व्यवहार को बदला जा सके। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने एक बंदर की आंखों में जिन इंजेक्ट करके उसकी रंग पहचानने की क्षमता को बढ़ा दिया था। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के डीएनए में जानवरों के जिन जोड़े जाएं तो उसके व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन संभव है। कुछ प्रयोगों में लाल आंखें एक जिन परिवर्तन के संकेतक के रूप में देखी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ मक्खियों में जिन परिवर्तन के बाद लाल आंखें दिखाई देती है, इसलिए उस व्यक्ति की आंखें जैसे ही उसके अंदर ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी आंखें भी लाल होने का संकेत देती है कि उसके डीएनए में अब परिवर्तन हो चुका है।
अनिका की बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं प्रीति ने जो ये रिपोर्ट बनाई थी अब उसकी पूरी तरह से अब वो समझ पा रही थी। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रीति से कहती है कि खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जिन डोपिंग का प्रयोग किया जाता है, जहां जिन परिवर्तन करके ताकत और सहनशीलता बढ़ाई जाती है, यदि इस तकनीक का अत्यधिक उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकता है। अनिका की बात सुनकर अब प्रीति कहती है, लेकिन दी अगर इसके बारे में अगर यहाँ पर समाज को या किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो ये कुछ भी हो सकता है, लोगों के बीच में एकदम से हड़कंप मच सकता है। अब प्रीति कहती है यह किसी ऐसे संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है जो मानव जाति के भविष्य को नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन क्यों? आखिर कोई भी संगठन किसी भी मानव जाति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब प्रीति बहुत ही हैरान रहती है। अब प्रीति को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब प्रीति फिर से अनिका से कहती है, लेकिन दी अब आप क्या करोगी? क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट को अपनी गवर्नमेंट के सामने दिखाएंगे या हम किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताएंगे तो इसका कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है, या तो यहाँ पर लोगों के बीच में एकदम से हलचल मच सकती है। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए या इसे अभी तक छिपा कर रखना चाहिए, जिससे यह संगठन अपने उद्देश्य में सफल ना हो। प्रीति की बात कहीं ना कहीं अनिका को भी सच लग रही थी, इसलिए प्रीति ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए प्रीति को कहती है, वेल डन प्रीति, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं देखती हूँ हमें इसके ऊपर क्या करना है और क्या नहीं। प्रीति भी अनिका की इस बात पर एग्री करती है। अब अनिका प्रीति को कहती है, प्रीति जहाँ तक मुझे अब लगता है तुमने बहुत ही कठिन कार्य को किया है, इसलिए अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। अनिका की बात सुनकर अब प्रीति भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। प्रीति के कमरे में जाने के बाद ठीक उसके पीछे पीछे अनिका भी अब सीक्रेट अंडरग्राउंड से निकलकर अपने कमरे में आ जाती है। अनिका जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर सबसे पहले अब वो फ्रेश होती है, क्योंकि अनिका बाहर से आई थी, इसलिए अनिका फ्रेश होने के बाद अब अनिका थोड़ी देर के लिए इस केस पर स्टडी करना चाहती थी, इसलिए अब वो अपना लैपटॉप निकालती है और इस केस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं वो सब निकालने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के ही एक सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल में वहाँ पर उसके बेसमेंट में बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे वैज्ञानिक अपने काम पर लगे हुए थे। वहीं पर ही एक किंग साइज की चेयर पर एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था। उसका चेहरा इस अंधेरे में अच्छी तरह से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि हमारा कार्य कितना आगे बढ़ा है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, सर जल्द ही हम इसके निष्कर्ष तक पहुंचने वाले हैं। अब वो असिस्टेंट अपने उस किंग को कहता है कि सर, जब पहले हमने स्टार्टिंग में इसे इंजेक्शन को लोगों पर लगाना शुरू कर दिया था तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही जल्दी नहीं हो रहा था, और जब उसका इम्पैक्ट उन लोगों पर हो रहा था तो वो लोग 8 से 10 घंटे के अंदर ही मर जा रहे थे। वो 24 घंटे तक जिंदा नहीं रह रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है। पहले 8-10 घंटे था, लेकिन अब वो 12 से 13 घंटे तक का टाइम ले रहे हैं। अब वो अपने उस असिस्टेंट की बातें सुनकर उसकी जो उस चेयर पर बैठा हुआ इंसान था वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, और वो कहता है, मुझे इसके ऊपर जल्द से जल्द इस एक्सपेरिमेंट में मुझे जल्द से जल्द सफलता हासिल करनी है, क्योंकि इसके लिए हमें फिर एक एंटीडोज भी तो बनाना पड़ेगा, ताकि इस दुनिया में सबके ऊपर मैं बादशाहत का बना सकूं। अपने किंग को ऐसे हंसता हुआ देखकर वहां पर खड़े हुए कुछ लोग और कुछ डॉक्टर, जबकि कुछ वैज्ञानिक भी उसको ऐसे एक राक्षस की तरह हंसता हुआ देखकर वो भी कुछ पल के लिए डर जाते हैं। अब उसको डरता हुआ देखकर फिर से वो किंग कहता है, तुम लोग रुक क्यों गए, तुम अपने काम को कंटिन्यू करो। अब वो वहां पर खड़े कुछ साइंटिस्ट और वहां पर खड़े हुए कुछ डॉक्टर फिर से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों को ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा था, और इससे इस इंजेक्शन की क्षमता देखी जा रही थी कि वो कितनी जल्दी से यह लोगों के ऊपर अपना असर दिखा रहा है, और कितनी देर तक इसके असर को यहाँ पर लगने वाले लोगों को वो इसका असर कितनी देर तक झेल पाते हैं। अनिका अपने काम में इतनी मशगूल हो गई थी कि कब दोपहर से शाम हो गई, अनिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अनिका अपने लैपटॉप में लगातार इसे एनिमल जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि आखिर इन एनिमल्स जीन्स के साथ कोई केमिकल भी इसमें ऐड किया गया है या नहीं। अनिका इन सब चीज़ों के बारे में अपना गहन अध्ययन कर रही थी। तभी कब
रोहित कमरे में आ जाता है। अनिका को इस बात की भी खबर नहीं होती। रोहित जैसे ही कमरे में आता है तो रोहित देखता है कि अनिका अपनी एक चेयर पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ बड़े ही गहनता से कोई काम कर रही थी। अनिका का ध्यान जबकि इन बातों में भी नहीं है कि वो आ चुका है। तभी रोहित धीरे धीरे से अनिका की तरफ बढ़ता है। रोहित देखता है कि अनिका का भी ध्यान रोहित की तरफ नहीं गया था। तभी रोहित पीछे से जाकर अनिका के कंधों को धीरे धीरे से सॉफ्टली दबाने लगता है। जैसे ही रोहित अनिका के कंधों को ऐसे सॉफ्टली दबाता है तो कहीं ना कहीं अनिका को भी एक रिलैक्स महसूस हो रहा था और वो रोहित के कंधों पर हाथ और वह वो रोहित के हाथों पर हाथ रखते हुए कहती है, थैंक्स मिस्टर मारवा, लेकिन आप कब आए? तभी रोहित कहता है, अनिका मैं बस अभी आए, लेकिन तुम आज इतनी बिजी किस चीज में हो रखी हो? तभी अनिका कहती है, पता नहीं रोहित, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नवजाति के लिए एक बहुत ही खतरनाक कोई भी प्रयोग हो रहा है और हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। रोहित अब अनिका की बातों को अच्छे से नहीं समझ पाता। अब रोहित कहता है, अनिका तुम कहना क्या चाहती हो? अब अनिका रोहित को बताती है कि जो इंस्पेक्टर अब्बास ने उसे जो डीएनए दिया था वो मैंने प्रीति को इसका निरीक्षण करने के लिए दे दिया था कि ताकि इस डीएनए से ये पता चल सके कि आखिर इस डीएनए में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। जैसे ही प्रीति ने इसकी रिपोर्ट बना के दी है तो उसमें हमें पता चला है कि इसमें इंसानी जिन्स के साथ जानवरों के जिन्स को भी ऐड किया गया है ताकि इंसान जल्दी से इन्फेक्टेड हो और वो जानवरों की तरह रिएक्ट कर सकें। अनिका की बात सुनकर एकदम से तो रोहित भी हैरान हो जाता है और अब रोहित हैरानी से अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अनिका ये सब कौन कर सकता है? अब अनिका कुछ पल के लिए तो चुप रहती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद अनिका कहती है, पता नहीं रोहित, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि शायद इस सब काम के पीछे कहीं ना कहीं हमारा नया दुश्मन ही हो सकता है, जो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से भी रिलेट कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर अब्बास ने बताया है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल दिल्ली में ही है और जहाँ तक हम सब जानते हैं हमारी सारी फैमिली ही दिल्ली में है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो हमारा शत्रु है वो यही हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इंसानों को ऐसे इन्फेक्टेड करके हमें ये सीधे ही हमारे खिलाफ यूज करना चाहता हो, जिससे कि वो हम लोगों को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सके या वो हम लोगों से जीत जाए। कहीं ना कहीं अब रोहित को भी अनिका का लॉजिक सही लगता है और अब रोहित अनिका से पूछता है, लेकिन अनिका हमें तो अपने उस नए दुश्मन के बारे में ठीक से पता भी नहीं है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? तभी अनिका कहती है, इसलिए तो रोहित हमें जल्द से जल्द इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। हमें जल्द से जल्द उस इंसान तक पहुंचना होगा कि आखिर वो इंसान ऐसा क्यों कर सकता हो, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैली तो लोगों में तबाही मच जाएगी, लोगों में इतनी हलचल मचेगी कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इस बात को सबसे पहले गोपनीय रखना होगा जब तक हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। अब अनिका की बातों को सुनकर अब रोहित फिर से इस अनिका को रिलैक्स करने के लिए कहता है, अनिका कोई बात नहीं, लेकिन हम जितना भी अब तक हमने अपने बाकी दुश्मनों से सामना किया है, हम इस नए दुश्मन का भी सामना मिलकर कर ही लेंगे। रोहित की बात सुनकर अब अनिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। कहीं ना कहीं अनिका को भी रोहित पर पूरा विश्वास था कि इस केस में भी रोहित अनिका का पूरा साथ देगा। अब रोहित अनिका से कहता है, ओके अनिका, आज का हो गया, मुझे लगता है तुम काफी थक चुकी हो, अभी तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तभी अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, तब तक के लिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर अब रोहित भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। रोहित जैसे ही अपना शावर लेके आता है तो देखता है कि अनिका अभी तक अपने काम पर ऐसे ही लगी हुई थी। तभी रोहित अपने किसी सर्वेंट को बोलकर उसके कमरे में ही डिनर पहुंचाने के लिए कह देता है।